So our next heading is some special type of chromosome. Okay. First is polytene chromosome. First is polytene chromosome. ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी. ठीक है, ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, इससे क्वेश्चन बीच बीच में आता रहता है. ठीक है, एक सेकंड रुको, थोड़ा कैमरा टेढ़ा हो रहा है, इसको मैं सीधा कर दूं. ओके ना, तो ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है, ये जायंट क्रोमोसोम है. जायंट क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? इट इज लार्ज इन साइज. ओके, सो लेट अस फर्स्ट वन लिखिए. इट इज अ जायंट क्रोमोसोम. इट इज अ जायंट क्रोमोसोम. इट इज ए giant, GIANT, giant chromosome, because it is large in size. Because it is large in size. ठीक है, नेक्स्ट वन. पॉली का मतलब होता है मेनी. टीन इज फ्रॉम क्रोमाटीन. तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम है. ठीक है, ओके. अब ये अपना कॉपी बनाया, तो नॉर्मली क्या होता है, ये कॉपी फिर सेपरेट कर जाता है इससे. ठीक है, ये अलग हो जाता है. ओके, लेकिन अगर मान लो ये कॉपी बनाया और ये कॉपी सेपरेट नहीं हुआ, ठीक है, फिर से कॉपी बनाया, ये सेपरेट नहीं हुआ, तो क्या होगा? बहुत सारे क्रोमेटिन एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे. बोर्ड विजिबल नहीं है. अदिति, आपके पार्ट में प्रॉब्लम है, आपके नेट में प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ओके. तो अगर ये नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, ये कॉपी बनाता है और सेपरेट हो जाता है. लेकिन अगर मान लो ये कॉपी बनाई और सेपरेट ना करे, तो बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे. तो पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारे. टीन इज फ्रॉम क्रोमाटीन. What happens in polytene chromosome? Replication of chromosome is not followed by separation. The next one लिखिए. In polytene chromosome, replication is not followed by separation. Replication is not followed by separation. Okay. Now, ये मिलता कहां है? ठीक है, तो it is present in salivary gland of, right on next one. It is present in salivary gland of डिप्टेरियन इंसेक्ट. डिप्टेरा पढ़ा होगा ना. डिप्टेरियन इंसेक्ट सच एज ड्रोसोफिला. डिप्टेरियन इंसेक्ट सच एज ड्रोसोफिला. ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, जब आप इस क्रोमोसोम को देखेंगे, ठीक है, जब इस क्रोमोसोम को आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, इस पे एक रिंग, बहुत सारे रिंग जैसे स्ट्रक्चर बने हुए। जैसे अगर मान लीजिए आप हाई पावर माइक्रोस्कोप में इसको देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम है, तो ऐसे यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दीज रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज बाल्बियानी रिंग्स। और ये जो बाल्बियानी रिंग्स होते हैं, ये क्या है, दे आर साइट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन synthesis. They are site of RNA and protein synthesis. ठीक है, थोड़ा डाउन। In polytene chromosome, Balbiani rings are present. नहीं, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम नहीं है, एनिमल किंगडम का, ठीक है। इंसेक्ट है भाई, मक्खी है, मक्खी। फ्रूट फ्लाई को ड्रोसोफिला कहते हैं साइंटिफिकली। In Lamprey, sorry, in polytene chromosome, Balbiani rings are present. Which is site of RNA and protein synthesis. Which is site of protein and RNA synthesis. अराबिडोप्सिस को कहते हैं ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। वो आपको 12th में समझ में आएगा क्या है ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, क्या है आपको समझ में आएगा 12th में जेनेटिक्स में, ठीक है। इट इज साइट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट, इसका काम क्या है, इस क्रोमोसोम का काम क्या है? तो ये जो क्रोमोसोम है, इट इज इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस नोन एज मेटामॉर्फोसिस। राइट, दिस क्रोमोसोम इज इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। जब जुवेनाइल से एडल्ट में कन्वर्जन होता है, दैट इज रिफर्ड एज मेटामॉर्फोसिस। तो उसमें ये इन्वॉल्व होता है मेटामॉर्फोसिस में। इट इज इन्वॉल्व इन मेटामॉर्फोसिस। इट इज इन्वॉल्व इन मेटामॉर्फोसिस, METAMORPHOSIS, metamorphosis. That is conversion of juvenile into adult. That is conversion of juvenile into adult. ठीक है, लिख लिया सबने? ना, नो। कन्वर्जन ऑफ जुवेनाइल, बच्चा, इनटू एडल्ट। लार्वे, कैटरपिलर, लार्वा, कैटरपिलर, ऐसे कन्वर्जन ऑफ जुवेनाइल इनटू एडल्ट। जुवेनाइल इनटू एडल्ट, लिख लिया सबने? नेक्स्ट is second chromosome, that is Lamprey chromosome. Second is Lamprey chromosome, ठीक है। तो ये जो नाम है ना लैम्ब्रस क्रोमोसोम,
फर्स्ट पॉइंट इसके लिखिए, इट इज ऑल्सो ए जाइंट क्रोमोसोम, इट इज ऑल्सो ए जाइंट क्रोमोसोम, मतलब इसका साइज भी काफी बड़ा होता है, ठीक है ना। इसका नाम लैम्ब्रस क्रोमोसोम क्यों है? तो जैसे कैरोसिन लैंप होता है ना, लालटेन जिसको कहते हैं, उसके ग्लास चिमनी को क्लीन करने के लिए एक ब्रश आता है। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, दिस स्ट्रक्चर रिजेंबल्स द ब्रश व्हिच इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ग्लास चिमनी ऑफ कैरोसिन लैंप, and that's why it is referred as Lamb-Brush chromosome. Right, next point लिखिए, its structure resembles, its structure resembles brush used for structure resembles brush used for cleaning, used for cleaning glass chimney of kerosene lamp, glass chimney of kerosene lamp, and that's why it is referred as, that's why it is referred as Lamb-Brush chromosome. That's why it is referred as Lamb-Brush chromosome. ये होता कहां पे है? तो ये प्रेजेंट होता है इंसेक्ट्स में, किसके? एम्फीबियंस के, रेप्टाइल्स के, जिससे एग का फॉर्मेशन होता है। तो राइट डाउन, इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम, इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम oocyte of amphibians, mammals, ठीक है। ये किस स्टेज पे होता है? तो अभी हम लोग अगले चैप्टर में ये पढ़ेंगे स्टेज, लेकिन आप यहां पे लिख लीजिए, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ, it is present at diplotin stage of prophase 1, it is present at diplotin stage of prophase 1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसका काम क्या है? इसका काम है, एग में जो येलो वाला पार्ट होता है ना, यॉक, तो ये यॉक के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वाइटेलोजेनेसिस। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ यॉक, it helps in formation of yolk in egg, it helps in formation of yolk, YOLK, yolk in egg, and this process is known as vitellogenesis. It helps in formation of yolk, YOLK, yolk in egg, and this process is known as vitellogenesis. This process is known as vitellogenesis. ठीक है, VITTELOGENESIS, वाइटेलोजेनेसिस। क्या पूछा, किसी ने कुछ पूछा? सर आप भी बोर्ड सैनिटाइज से साफ कर रहे हो? नहीं भाई, बोर्ड क्यों सैनिटाइजर से साफ करूं? ठीक है, कॉलिन स्प्रे है, उससे साफ कर रहा हूं। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, सैनिटाइजर से बोर्ड साफ करूंगा। ओके।
ना। अरे मनीष सर और मेरे से क्यों कंपेयर कर रहे हो? मनीष सर मैं जितेंद्र मिश्रा। ओके। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ठीक है। सेल। ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3-4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। नेक्स्ट चैप्टर इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है। अच्छा, माइक्रोबॉडीज रह गया। सॉरी 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 सॉरी, पहले माइक्रोबॉडीज कर देते हैं। माई अपॉलॉजीज। माइक्रो बॉडीज। ओके, सॉरी, माइक्रोबॉडीज पहले कर लेते हैं, ये रह गया। हाँ, ये टॉपिक है ना। माइक्रोबॉडीज क्या होता है? दीज आर स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली present in cell and they are produced by smooth endoplasmic reticulum. Right on. These are small, these are small single membrane bound organelles. These are small single membrane bound organelles produced by smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum like peroxisome, glyoxysome, then spherosome। ये तीन हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बहुत थोड़ा थोड़ा। ठीक है। peroxisome। ठीक है, फर्स्ट राइट डाउन peroxisome। ठीक है, तो peroxisome जो है इट इज रिच इन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्सीडेजेस। आपने बायोमोलिक्यूल में एंजाइम्स के ग्रुप पढ़े होंगे, उसमें एक ग्रुप पढ़ा होगा ऑक्सीडेजेस। तो इट इज रिच इन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्सीडेजेस लाइक कैटालेज। राइट डाउन, it is rich in different kinds of oxidases like catalase. It is rich in different kinds of oxidases like catalase. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ऐसा माना जाता था कि पहले कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट में नहीं होता। बाद में पता चला कि नहीं, ये प्लांट में भी प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अर्लियर earlier it is thought to be earlier it is thought to be present earlier it is thought to be present only in animal cell, only in animal cell, but later on but later on it is also reported from but later on it is also reported from plant cell। अभी हमने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स होते हैं C3 C4 प्लांट्स। तो C3 प्लांट में एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है फोटो रेस्पिरेशन। पढ़ेंगे हम लोग ये।
इस फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होता है पेरोक्सिसोम। ओके, राइट ऑन। Peroxisome is involved in photorespiration of C3 plants. Photorespiration of C3 plant. ठीक है? In process of photorespiration in C3 plants. Process of photorespiration in C3 plants. मैंने कहा peroxisome is involved in process of photorespiration in C3 plants. लिख लिया ना? नेक्स्ट लिखिए ग्लाइऑक्सीसोम। नेक्स्ट लिखिए ग्लाइऑक्सीसोम। ये जो ग्लाइऑक्सीसोम है, इट इज साइट ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। It is site of glyoxylate cycle. देख लिया? During this cycle, fat is converted into sugar. Fat is converted into sugar. देख लिया ना? ऐसे बहुत सारे सीड होते हैं जो कि स्टोर्ड फूड जो होता है ना, वो फैट के फॉर्म, हाँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस कह सकते हैं इसको। सही बात कर रहे हो, लिख लीजिए। ये जो प्रोसेस है ना, इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है? क्या पूछा? सर प्लीज ये फिर से बताना, डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने ये कहा कि ग्लाइऑक्सीसोम इज साइट ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। पहला पॉइंट ये मैंने कहा ड्यूरिंग दिस फैट इज कन्वर्टेड इनटू शुगर। दिस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। दिस इज रिफर्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे सीड होते हैं जो क्या करते हैं, वो जो फूड को स्टोर करते हैं वो फैट के फॉर्म में करते हैं। नहीं, ग्लूकोज इज प्रिफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो जनरली जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है वो कोशिश करता है ग्लूकोज से स्टार्ट हो। ऐसा नहीं है कि इट इज कंपल्सन, बट दे प्रिफर ग्लूकोज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अभी हम लोग आगे देखेंगे, आपको पता चल जाएगा जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे सीड होते हैं जो फैट को एज ए रिजर्व फूड मटेरियल यूज करते हैं। तो उन सीड्स में ये प्रेजेंट होता है जो कि फैट को कन्वर्ट करता है किसमें? फैट इज कन्वर्टेड इनटू sugar, which can be used as a respiratory substrate. Right on. Glyoxysome is present in large amount. Glyoxysome is present in large amount in those seeds which stores fat as reserve food material, which stores fat as
reserve food material. Example, castor. CASTOR. Example, castor. ठीक है. नेक्स्ट, स्फेरोजोम. नेक्स्ट लिखिए, स्फेरोजोम. ठीक है. तो ये जो स्फेरोजोम है, इसका काम क्या है? इट इज साइट ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैटी एसिड. Radhan, spherosome is site of synthesis and storage of synthesis and storage of fatty acid. ठीक है, हो गया माइक्रोबॉडीज. अब ये चैप्टर खत्म हो गया. ठीक है, नाउ वी आर थ्रू विद दिस चैप्टर. ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. आ जाऊंगा 14th के बाद आऊंगा करना. ठीक है, 14th ऑफ जैन के बाद. ठीक है, हाँ पक्का पक्का पक्का. ओके ना, नेक्स्ट हेडिंग इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. ना, अब इसका थोड़ा सा समझ लो. ये जो चैप्टर है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. छोटा सा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट. और इससे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत आसानी से हो सकते हैं. एक आध क्वेश्चन कभी थोड़ा ट्रिकी रहता है लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में. बाकी ओवरऑल ये चैप्टर जो है बहुत आसान चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. लेकिन आप पता नहीं, आप लोग ये जनरली देखा है ट्रेंड कि बच्चे इसको बहुत डिफिकल्ट बना लेते हैं. क्यों बनाते हैं मुझे नहीं पता, आज तक समझ में नहीं आया. लेकिन ये चैप्टर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुश्किल नहीं है और छोटा सा चैप्टर है. 3 से 4 क्वेश्चन आता है. आप अगर देखेंगे ना, सेल साइकिल और सेल डिवीजन एक ही चैप्टर हो गया, दूसरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. अगर इन दोनों चैप्टर को आप उठा के प्रीवियस से इसमें देखेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं. 7 to 8 क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन. छोटे छोटे चैप्टर हैं. ठीक है, तो अच्छे से करेंगे इस चैप्टर को और समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया, एक फ्लो है इस चैप्टर में, एक मतलब एक पैटर्न में चलता है ये चैप्टर. अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया तो आपको चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, बाकी अगर होगा प्रॉब्लम तो आई एम देयर. ओके ना, तो सबसे पहले आप देखिए, कोई भी लाइफ फॉर्म है. ठीक है, कोई भी लाइफ फॉर्म आप उठा के देख लीजिए, चाहे हम है, चाहे आप है, चाहे हाथी है, चाहे घोड़ा है, चाहे कुत्ता है, चाहे गधा है, सारा का सारा लाइफ फॉर्म जो है सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ है. दैट इज जाइगोट. ठीक है, उसी जाइगोट में डिवीजन होता है और उसी डिवीजन से फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है. तो ये तो हमारा सेल डिवीजन जो है डिवीजन का पार्ट है. ठीक है, तो सेल साइकिल बेसिकली प्रोसेस है क्या? तो सेल साइकिल जो है दैट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ सेल. ठीक है, देन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. ओके, एंड फाइनली डिवीजन ऑफ सेल. समझ में आया मैंने क्या कहा? सेल ग्रोथ. ठीक है, ग्रोथ ऑफ, दैट मींस कांस्टेंट ऑफ सेल विल बी कॉपी, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बन रहा है. तो भाई दूसरा जो नया सेल बनेगा उसको भी तो सामान चाहिए. तो क्या क्या सामान चाहिए? सारा जो मटेरियल, जो भी ऑर्गेनेली वो सब चाहिए. साथ के साथ वो सारे क्रोमोसोम चाहिए जो पैरेंट सेल में है. तो सारा तो उसका डबल कॉपी तो है नहीं, तो अपना सारा कॉपी करेगा. ठीक है, मतलब कांस्टेंट का कॉपी होगा. ठीक है, उसमें फिर डीएनए जो है, जो क्रोमोसोम है, उसका रेप्लिकेशन होगा. हम कॉपीइंग को रेप्लिकेशन कहते हैं. डीएनए के लिए वर्ड कॉपी नहीं यूज है, रेप्लिकेशन वर्ड यूज है. तो उसका कॉपी होगा और उसके बाद वो सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाएगा. और ये सारा का सारा प्रोसेस जो है कोऑर्डिनेटेड वे में होगा. ठीक है, कोऑर्डिनेटेड वे में अगर नहीं होगा तो एक को कम एक को ज्यादा मिल गया. अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल में, हम लोगों को पता है कि हम में 46 क्रोमोसोम्स हैं, और अगर किसी में 48 चला गया, किसी में 45 चला गया या 44 चला गया, तो एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स आ जाएंगे.
मतलब ये सारा प्रोसेस एकदम कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए ताकि इधर-उधर ना हो। अगर इधर-उधर हुआ तो जो भी सेल को मिलेगा वो सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो दैट मीन्स सेल ग्रोथ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अरे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, स्पीशीज बदलना तो बात की बात है, स्पीसीएशन इतना आसान चीज नहीं है। वो इंडिविजुअल जनरली सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, बन गया स्पीसीज तो बन गया, ठीक है, लेकिन ऐसे स्पीसीज इतना आसानी से नहीं बन जाता है कि 2 क्रोमोसोम कम कर दो और वो स्पीसीज वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। वो उसके पास जो भी क्रोमोसोम गायब हुआ उसमें पर्टिकुलर जीन होंगे और वो जीन अगर नहीं है तो वो प्रोडक्ट उसके नहीं बनेंगे, और अगर वो प्रोडक्ट नहीं बने तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ये होगा कि वो फाइनली कुछ ना कुछ लैक करेगा और दैट विल लीड टू डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल। वो हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे आगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग उस पर दिमाग नहीं लगाते हैं। ओके, नाउ तो सबसे पहले सेल साइकिल है क्या? तो सेल साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच constant of constituents of cell is copied. ठीक है, then replication of DNA takes place and finally cells divide into two daughter cells, and all this process takes place in coordinated manner. ठीक है, and this process is under genetic control. मतलब ये सारे प्रोसेस का इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए के पास होता है। ऐसा नहीं है कि अपने मर्जी से हो रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होगा, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन अगर सही तरीके से नहीं पास ऑन हुआ, ये हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेल साइकिल। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया सेल ग्रोथ, तो यहाँ तो सेल ग्रोथ हो ही रहा है, बट अगर हम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की बात करें तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एक सेल बन जाने के बाद उसमें साइटो क्या होगा गौरंगी? सर साइकिल मैंने कहा कि सेल साइकिल है क्या? तो सेल साइकिल एक प्रोसेस है, ठीक है, कोई बात नहीं। सेल साइकिल एक प्रोसेस है, ठीक है। उस प्रोसेस में क्या होता है? उस प्रोसेस में जो सेल के कंपोनेंट है उनका कॉपीइंग होता है। जो भी ऑर्गेनेली वगैरह प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, व्हाटएवर, उनका कॉपीइंग होता है। जो उसका डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होता है, मतलब उसका भी कॉपी बनता है। प्लस फाइनली सेल जो है दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है। ठीक है, यही है सेल साइकिल। ठीक है, अब ये जो सारा प्रोसेस है, सारा प्रोसेस जो है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में जा होगा। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कैसे भी हो जाए। इट विल टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेटेड मैनर में नहीं होगा दैट विल लीड टू एबनॉर्मलिटीज। ओके, सो ऑल दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। अब इसके होने के बाद ये जो सारा प्रोसेस है, ऑल दिस प्रोसेस आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। मतलब जो डीएनए है उस सेल के, उसके पास ये इंफॉर्मेशन होगा कि ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। समझ में आया? ओके, तो लिखिए सेल साइकिल। It is a process in which it is a process in which cell growth, cell growth, replication. It is a process in which cell growth, replication of DNA, and finally division of cell takes place. Finally, division of cell takes place. As a result, as a result, cell divides into. As a result, cell divides into two daughter cell.
As a result, cell divides into two daughter cell. All these processes takes place in all these processes takes place in coordinated manner. All these processes takes place in coordinated manner. And it is under genetic control. It is under genetic control. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जो सेल साइकिल होता है उसका ड्यूरेशन होता है, एंड इट इज नॉट अ फिक्स्ड ड्यूरेशन, इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो ऑन व्हाट टाइप ऑफ सेल इट इज, so it varies from organism to organism as well as cell type to cell type. Pradhan, duration of cell cycle is variable. Duration of cell cycle is variable. It varies from organism to organism. It varies from organism to organism and also from cell type to cell type. And also from cell type to cell type. Write down. Duration of cell cycle is variable. It varies from organism to organism. It varies from organism to organism and also from cell type to cell type. And also from cell type to cell type. ठीक है, लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल, आगे लिखिए, इसी में आगे लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, in case of human being, duration is 24 hours. Whereas it is 90 minutes in case of each cell. भैया बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, वहां सेल साइकिल नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट है, तो वहां सेल साइकिल ऑपरेट नहीं करता है, ठीक। अगर हम सेल साइकिल को देखें तो हम सेल साइकिल को ब्रॉडली दो फेजेस में, ठीक है, डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा फेज है? एक है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, cell cycle is broadly divided into two different phases. Two different phases, that is interphage and M phase. ठीक है, ये दो फेजेस हैं सेल साइकिल के, दैट इज इंटरफेज एंड एम फेज।
ठीक है ना। अगर हम इन दोनों cell cycle is divided into two different phases, that is interphase and M phase. Okay. अगर हम ह्यूमन सेल में देखें तो जो एम फेज है इट लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 आवर और मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन इज ऑक्यूपाइड बाय दिस इंटरफेज। ठीक है, तो जो इंटरफेज और जो एम फेज है वो है क्या, समझ लो। मैंने ये कहा ये दो फेजेस हैं सेल साइकिल के, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, ये जो इंटरफेज है इट ऑक्यूपाइज अप टू 95% ऑफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, और ये जो एम फेज है, ठीक है, अगर ह्यूमन में देखें तो लास्ट फॉर लेस देन 1 आवर, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, मतलब बहुत कम समय के लिए होता है। अब देखो जो इंटरफेज है यहाँ पे दो चीज होता है। क्या क्या चीज होता है, एक तो यहाँ पे सेल ग्रोथ होता है, प्लस यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। समझ लो पहले, देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया ना तो फिर बहुत आसान है, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं। तो यहाँ दो चीज होता है, ग्रोथ ऑफ सेल एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और ये दोनों प्रोसेस जो होता है इट अकर्स इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। ठीक है, ये जो एम फेज है, ठीक है, यहां पे क्या होता है, यहां पे एक्चुअल डिवीजन सेल का होता है, दैट इज हियर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो इंटरफेज है इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। रेस्टिंग फेज का यह मतलब नहीं होता है कि सेल यहां पे आराम कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेल यहां पे आराम से बैठा हुआ है, यहां पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है टू डिवाइड। So we also call it preparatory phase. So along with the resting phase, it is also known as preparatory phase. ठीक है, third on cell cycle is divided into cell cycle is divided into two different phases. Cell cycle is divided into two different phases, that is interphase, that is interphase, and M phase, that is interphase and M phase. Okay, during interphase cell, आ रही है आवाज, आवाज आ रही है? ओके, क्या बोल रहा था मैं, लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा था? हम गायब हो जाते हैं गौरांगी, बीच बीच में अंतर ध्यान हो जाते हैं। ड्यूरिंग इंटरफेज, राइट ऑन, ड्यूरिंग इंटरफेज growth of cell and replication of DNA takes place. Growth of cell and replication of DNA takes place, and it occurs in coordinated manner. It occurs in coordinated manner. Next one लिखिए, it occupies up to 95% of, it occupies up to 95% of total duration of cell cycle.
It occupies up to 95% of total duration of cell cycle. It is also referred as resting phase or preparatory phase. Resting phase और preparatory phase. ठीक है. Now, next लिखिए M phase. M phase is the phase. M phase is the phase when actual division of cell takes place. When actual division of cell takes place, it involves karyokinesis, that is nuclear division. Karyokinesis, that is nuclear division. And cytokinesis, that is division of cytoplasm. That is, it involves karyokinesis, that is division of nucleus, and cytokinesis, that is division of cytoplasm. Clear? Now, दोनों में से मेटाबॉलिक एक्टिव कौन सा, मतलब क्या होता है, किस सेंस से मेटाबॉलिक एक्टिव बोल रहे हो, कौन सा दोनों में से और किस सेंस से मेटाबॉलिक एक्टिव. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब हम लोग सेल साइकिल को एक डायग्राम से समझेंगे. आप पहले समझिएगा इसको, ठीक है, और उसके बाद उसको बना लीजिएगा, फिर एक एक करके एक इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. ओके, ना तो हमने कहा कि इंटरफेज और एम फेज सेल साइकिल में, यही कहा मैंने, ठीक है. इंटरफेज को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज G1 फेज और गैप 1 फेज, ठीक है. देन इंटरफेज या मेटाफेज में कुछ भी, कहां से क्वेश्चन उठा के ले आए हो, रिदम बंस बिंदल, कुछ भी पूछ लो. क्या इंटरफेज और मतलब किस सेंस से मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात कर रहे हो, दोनों फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है. चलो छोड़ो. तो अगर हम देखें इसको, तो जो हमारा इंटरफेज है, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. G1 फेज, और इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज गैप 1 फेज. सेकेंड S फेज और synthesis phase, and third is G2 phase और gap 2 phase, ठीक है. ये हमारा इंटरफेज है, और मैंने आपको बताया कि एम फेज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस को फर्दर हम लोग 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं,
that is prophase, metaphase, anaphase, and telophase. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसको पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिए पहले आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए इसको। बोर्ड छोटा है तो फिर अभी डायग्राम बनाना तो इसमें आएगा नहीं। एनाफेज, ANAPHASE, एनाफेज। G2 फेज और गैप 2 फेज, GAP, गैप 2 फेज। चलिए अब देखिए, इसको एक डायग्राम से हम लोग थोड़ा समझते हैं। ओके, देखिए ये सेल साइकिल का डायग्राम है, ठीक है। ये हमारा हो गया G1 फेज, ठीक है। ये हो गया हमारा S फेज, ठीक है। ये हो गया हमारा G2 फेज, ठीक है। और ये हमारा हो गया M फेज, ठीक है, जिसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है हमारा, ये पूरा हमारा M फेज है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। और दूसरा जो है हमारा वो है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एम फेज है हमारा, ये जो हमारा एम फेज है, दिस एम फेज इज फेज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेज। दो इंटरफेज के बीच में ही तो एम फेज आएगा। एक इंटरफेज गया, फिर अगला होगा, तो उसके बीच में एम फेज है। तो एम फेज इज फेज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेज। एम का मतलब माइटोसिस, सॉरी मैं ही बताया ना, माइटोसिस, ठीक है। अब देखो, ये G1S और G2 फेज जो है, तो कोई डिप्लॉयड सेल यहां पे एंटर कर रहा है, तो ये 2N होगा, ठीक है। अब G1 फेज में होगा क्या, ओके। तो G1 फेज में सेल जो होता है, इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है। हियर ग्रोथ ऑफ सेल विल टेक प्लेस, ठीक है। अभी मियोसिस की हम बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, हम माइटोसिस कह रहे हैं। मियोसिस जब आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ग्रोथ ऑफ सेल विल टेक प्लेस एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनली डुप्लीकेट्स हेयर, मतलब ऑर्गेनल डुप्लीकेशन जो होता है वो यहां पे होता है। क्या बोल रही है सब डायग्राम?
नहीं, मैं सब लिखवाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, पहले समझ लो, फिर डायग्राम में लिखना, जहां लिखना, पहले समझना इंपॉर्टेंट है। समझो ना यार, पहले समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायग्राम लिखना या उसमें वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है। दूसरा मैंने कहा ग्रोथ ऑफ सेल टेक्स प्लेस। तीसरा मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल विल डुप्लीकेट हेयर, ठीक है। अब एस फेज में क्या होगा, ठीक है, ओके। तो एस फेज मतलब सिंथेसिस, एस मीन सिंथेसिस। तो किस चीज का सिंथेसिस? यहां पे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विदाउट सेपरेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये अपना कॉपी बनाया, तो ये अलग नहीं हुआ, तो ये भी एक है, ये भी एक है। तो अगर हम 2n लेके चले हैं, तो यहां पे भी 2n होगा, यहां पे भी 2n होगा, क्योंकि सेपरेशन तो हो नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो बढ़ नहीं रहा है, बट अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ रहा है। तो यहां पे अमाउंट ऑफ डीएनए था 2c, और यहां पे डबल हो गया, मतलब यहां अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो गया? 4c। एस का मतलब होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस किस चीज का हो रहा है? तो यहां पे डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, ओके। हियर सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है उसको हम लोग कहते हैं सी वैल्यू। इट इज अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज रिफर्ड एज सी वैल्यू। तो डिप्लॉयड है तो 2c होगा, बट यहां पे क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट करके डबल कर गया है, तो 2c से क्या हो जाएगा? 4c हो जाएगा। तो हियर यू विल हैव 4c, ठीक है। अमाउंट डबल हो गया, 4c हो गया। अब देखो, यहां पे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हुआ विदाउट सेपरेशन। देन अगर ये एनिमल सेल है, इन एनिमल सेल डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन साइटोप्लाज्म इसी फेज में होता है, क्योंकि सेंट्रियोल जो होता है वो प्लांट सेल में नहीं होता है, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो है वो यहीं पे होगा, ठीक है, एनिमल सेल में, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज आता है G2 फेज, दैट इज फेज बिटवीन M फेज एंड S फेज। यहां पे दिस फेज इज फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ठीक है। इट इज फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। मतलब यहां पे सेल जो है वो उसका साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा क्या होगा, यहां पे देयर इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। समझ में आया? अरे एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है ना, तो सेंट्रियोल भी सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, तो वो भी अपना कॉपी बनाता है, और वो कॉपी बनता है एस फेज में ही, और लेकिन कहां बनता है? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कहां हुआ? न्यूक्लियस में, और कॉपी ऑफ और डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल इज इन साइटोप्लाज्म। तो यहां पे भी अगर आप देखें तो यहां पे भी जो वैल्यू होगा वो 2n और 4c होगा, क्योंकि सेपरेशन अभी हुआ नहीं है, सेपरेशन यहां पे होता है एम फेज में। क्यों हिस्टोन प्रोटीन क्यों जानना चाह रहे हो? एस फेज में होगा हिस्टोन प्रोटीन।
ठीक है, ये तो बहुत एब्रिस्ट बताया, अभी तो बहुत डिटेल में जाना है इसमें। अभी यहाँ पे चेक पॉइंट्स आएंगे, यहाँ एक चेक पॉइंट होगा, यहाँ पे एक चेक पॉइंट होगा। आप पहले इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, फिर चेक पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग। पहले इसको बना लीजिए। बन गया सबका? डन। चलो, तो अभी ये देखो डिटेल में जाएंगे तो आज होगा नहीं, तो कल इसको करेंगे डिटेल में, ठीक है।